प्यारे बच्चों, जो हमारी इतिहास की और हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में जो आज आपका टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जामों में कई कई बार आए हुए हैं, हमने उन सबको इकट्ठा किया है और उसके हिसाब से हम वो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय है वो बैठता है हमारा 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। अब ये ईस्वी तो आप समझ गए होंगे, जो पहले डिस्कस किया था। ईसा पूर्व का जो साम्राज्य 1 शताब्दी से था, ये हमारा गुप्त काल ईस्वी में ही आता है। तो 300 ईस्वी से 550 तक चलता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो आंसर है इसका, गुप्त वंश की स्थापना हुई 319 ईस्वी में। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त, याद रखने वाली बात है, श्रीगुप्त और घटोत्कच दो एक तरीके से ये अघोषित राजा हैं। घटोत्कच। और तीसरा हमारा आता है इसमें, जब हम तीसरा डिस्कस करेंगे, जो इसका वास्तविक संस्थापक है वो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि भाई गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आंसर आता है हमारा श्रीगुप्त। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, उसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट गुप्त काल के खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं। और ये वही टाइम है जो गुप्त काल का, जिसको गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और इस काल में नवरत्न की भी प्रथा है, यानी कि गुप्त काल में नवरत्न भी थे। तो जो नवरत्न आएंगे वो हमारे एक तरीके से कहाँ आएंगे, वो हमारे आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। उनको हम जब भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आर्यभट्ट इसी काल का है, लेकिन आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, लेकिन ये उनके नवरत्नों में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? तो ये गुप्त वंश के ही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। और इस धर्म का मतलब इस वंश का जो मुख्य धर्म था वो भी हिंदू धर्म ही था। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो देखिए ये आंसर आया स्कंदगुप्त। अब याद रखने की बात है, जो पहला राजा है इनका वो श्रीगुप्त है, दूसरा राजा इनका घटोत्कच है, और तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट है। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा है वो है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त सेकंड। अब याद रखने की बात यह है, चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहां जो क्वेश्चन स्कंदगुप्त का आया है, तो स्कंदगुप्त का जो समय आएगा, चंद्रगुप्त के बाद जो इसका बेटा आएगा एक तरीके से कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आएगा स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने एक तरीके से, स्कंदगुप्त के समय तक गुप्त साम्राज्य मजबूत रहा, और स्कंदगुप्त ने भली भांति हूणों के आक्रमण का सामना किया और हूणों से भारत को बचाव रखा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे ये समुद्रगुप्त है, तो इस क्वेश्चन को कहेंगे भारत का नेपोलियन। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर बात की जाए बाप और बेटे दोनों ही महान हुए, तो वो इन दोनों के बारे में कहा जाता है। बाप और बेटे इन दोनों के बारे में, ये दोनों महान हैं और इनके काल में काफी प्रगति हुई। खास तौर से चंद्रगुप्त सेकंड की वजह से का बहुत बड़ा रोल है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, हालांकि साइंस का भी हुआ, लेकिन कला और स्थापत्य कला के लिए गुप्त काल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं? तो ये दोनों भी गुप्त काल से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? तो कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड, या चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे ही आया, तो इसमें एक क्वेश्चन याद रखने की बात है
कि जो कालिदास हैं, महाकवि कालिदास, ये चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सबसे अच्छे कवि भी हैं और नवरत्नों में से भी हैं, तो इनका आंसर क्या है? इनका नाम क्या है? कालिदास। यानी कि आपको सारे के सारे नवरत्न पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा महान चिकित्सक कौन है, यह भी क्वेश्चन कैसा है? महान चिकित्सक, इसमें नाम आता है धन्वंतरी का। तो धन्वंतरी भी कौन है? धन्वंतरी बहुत बड़े डॉक्टर हैं उस समय के और महान चिकित्सक हैं। ये भी एक तरीके से नवरत्नों में से एक हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है खगोल विज्ञानी। खगोल विज्ञानी, तो प्यारे बच्चों ये कौन है? खगोल विज्ञानी है आपके वराहमिहिर। वराहमिहिर, ये याद रखने का क्वेश्चन है। और जो चौथा जो क्वेश्चन है इसका, जो चौथे जो है वो है हमारे कोषकार। अब कोषकार का मतलब समझ लेना, एक तरीके से जो डिक्शनरी तैयार करने वाले हैं, महान कोषकार के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका नाम क्या है? अमर सिंह। ये भी नवरत्नों में से एक है। कौन है ये? नवरत्नों में से। तो देखिए कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, वराहमिहिर हो गए और अमर सिंह हो गए। इसके बाद जो पांचवा आते हैं, जो महान वास्तुकार के नाम से जाने जाते हैं, ये भी एक तरीके से नवरत्नों में से एक है। इनका नाम आता है वास्तुकार के नाम पर शंकु। तो आपको 9 के 9 याद रखने। शंकु कौन है? महान वास्तुकार। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आता है कि जो हमारे छठे कौन है, तो छठे बताना है आपको। ये फलित ज्योतिषी का एक प्रकार है, फलित ज्योतिषी। ये कौन है बच्चों? बहुत बढ़िया, इसका आंसर है आपका छपणक। तो ये भी याद रखने की बात है, छपणक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे जो यानी कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। अब जो हमारे 8वें जो हैं, जो महान व्याकरणविद हैं, या हम कहेंगे व्याकरणविद, या एक तरीके से कहेंगे व्याकरणिज्ञ। तो ये कौन है हमारे? इनका नाम है वररुचि। याद रखने वाली बात है, वररुचि। अब 9वें और अंतिम जो है हमारे, जो महान उस समय के महान जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है वेताल। अब एक बात ध्यान रखना, आपने कहानी सुनी होगी वेताल भट्ट, विक्रम और वेताल की। तो विक्रम कौन है? विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड। और जो वेताल भट्ट कौन है? ये जादूगर हैं। तो एक तरीके से वो आपने टीवी पे कहानी सुनोगी, उसकी पीठ पर बैठ जाता है, कहानी सुनाता है, उसके सामने क्वेश्चन रखता है। तो वो ही विक्रम वेताल है, और वेताल 25 भी किताब लिखी हुई है। तो ये हमारे 9 एक तरीके से नवरत्न गुप्त काल के हैं। अब हाँ, अब जो हमने काउंटिंग करी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो हमारा जो टॉपिक बचा, एक तरीके से जो 9वें हैं, ये हैं हमारे कूटनीतिज्ञ। और इनका नाम है प्यारे बच्चों घटकरपर। याद रखने की बात है। देखो, महाकवि कालिदास, महान चिकित्सक धन्वंतरी, महान खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, कोषकार अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, फलित ज्योतिषी छपणक, और व्याकरण विद जो है वररुचि, जादूगर जो वेताल भट्ट हैं, और कूटनीतिज्ञ घटकरपर। एक बात याद रखने की, जो आर्यभट्ट थे वो भी इनके समय के ही हैं, लेकिन वो इन नवरत्नों में नहीं आते। और जो हरिसेन है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, कई किताबों में यह भी लिखा रहता है वो नवरत्नों में से आते हैं, लेकिन वो भी नवरत्नों में से नहीं आते, क्योंकि वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय की बात चल रही है ये। और जो हमारा जो ये हरिसेन जो है, ये है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, और ये हैं समुद्रगुप्त के काल के। तो इन 9 को याद रख लेना। इसके साथ ये भी याद रखना, मध्यकालीन भारत में नवरत्नों की जो प्रसिद्धि मिली है वो अकबर के दरबार मिली है। और अगर बात आए अष्टदिग्गज की, तो ये अष्टदिग्गज साउथ का एक राजा था, KDR कृष्णदेव राय राजा थे, उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। अगर बात यह है कि अष्ट प्रधान किसके काल में है, तो अष्ट प्रधान
ये छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल में है। तो याद रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी में सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया है। ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखो ऐरन अभिलेख है कहां पर? एमपी में। और याद रखना ये है क्या, ये इसमें ये पहला एविडेंस ऐसा है जिसमें सती प्रथा का या सती होने का एविडेंस मिलता है। भानुगुप्त के टाइम में एक आदमी है या जमींदार है या उसका अधिकारी है, उसका नाम है गोपराज। तो गोपराज की जो पत्नी है वो सती होती है और वो ऐरन अभिलेख में उसका अभिलेख मिलता है। तो उसका नाम क्या है? गोपराज की पत्नी। गोपराज की पत्नी का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान किसके शासन काल में आया? देखिए दो क्वेश्चन याद रखें, एक तो फाइयान और एक ह्वेनसांग। तो फाइयान तो चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में आया है और ह्वेनसांग बाद में हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया। तो दोनों चीज याद रखें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाइयान चाइना से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? यह है गुप्त काल, क्योंकि इसमें कला और साहित्य का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? देखो भाई याद रखना, वाकाटक वंश का जो शासक है प्रवरसेन सेकंड, इसका नाम मिलता है कि इसने इस किताब की रचना की। लेकिन कुछ जगह किताबों में यह भी मिलता है कि सेतुबंध महाकवि कालिदास ने लिखी है। अब इसके पीछे क्या तथ्य है एक अलग बात है। जब क्वेश्चन प्रवरसेन सेकंड का आया तो एक बात और याद रखो, इसी वंश का एक राजा है प्रवरसेन फर्स्ट। तो यहां पर एक बात याद रखने की है, प्रवरसेन फर्स्ट ने तो किताब लिखी है सेतुबंधु, और ये जो आपका प्रवरसेन सेकंड है इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। 4 अश्वमेध यज्ञ याद रखना, अश्वमेध यज्ञ आमतौर पर इतिहास में 4 अश्वमेध यज्ञ का जो उदाहरण मिलता है वो प्रवरसेन सेकंड का ही मिलता है। प्रवरसेन फर्स्ट इसी वंश का राजा है, वाकाटक का, उसने सेतुबंधु लिखी है। और कई जगह इसको ये भी मिलता है कि ये किताब महाकवि कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख अभी डिस्कस किया था। तो जो गोपराज की पत्नी का मिलता है ऐरन अभिलेख एमपी से, वो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां प्राप्त हुआ है? देखो गुप्तकालीन सिक्के जो बड़ी संख्या में पाए गए सोने के सिक्के, वो बयाना में पाए गए हैं, भरतपुर में, जो कहां पड़ता है? राजस्थान में। एक क्वेश्चन साथ में एक बात और भी याद रखो, जो संख्या में सोने के सिक्के पाए गए सबसे ज्यादा, वो तो पाए गए हैं गुप्तों के काल में। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए किसने, तो आंसर आएगा इंडो ग्रीक। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो उसका आंसर है सातवाहन। और क्वेश्चन ये आएगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो उसका आंसर आएगा कुषाण। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछ लिया जाता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ पर कई हजार विद्यार्थी विदेशों के पढ़ते थे और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आते थे, और ये बौद्ध का बहुत बड़ा केंद्र भी था। और साथ में एक बात याद भी रखें बाद में कि इसका जो विध्वंस किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था जब सल्तनत की शुरुआत हुई है। बख्तियार खिलजी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो देखिए या तो ऐसे लिखा मिलेगा रुपयक और या मिलेगा रूपक। ये सिक्के किसने चलाए? ये सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की 100 कृतियों में होती है? टॉप 100 किताबें जो लिखी गई हैं वर्ल्ड में बढ़िया मानी जाती है, अभिज्ञान शकुंतलम की उनमें गिनती होती है। अगर बात कालिदास की करी जाए तो कालिदास ने क्या क्या लिखा? मेघदूतम। और कालिदास ने क्या लिखा है?
ऋतु श्रृंगारम। और कालिदास ने क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम। और भी कई सारी किताब लिखी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं अपने टाइम के। कालिदास और गुप्तों के जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों से भी एक हैं। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। इनका जन्म पटना में हुआ था। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखो भाई, नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये कौन है? रामगुप्त। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त सेकंड से पहले, चंद्रगुप्त सेकंड से पहले एक एविडेंस मिलता है कि रामगुप्त उसका भाई राजा बना। हालांकि ये एविडेंस बहुत कम जगह मिलता है। और तो इस रामगुप्त से शक राजाओं ने डिमांड की कि अपनी पत्नी को दे हमें। उसका नाम ध्रुव देवी है। तो रामगुप्त ऐसा करने को तैयार हो जाता है, लेकिन रामगुप्त का जो छोटा भाई है चंद्रगुप्त सेकंड, जो राजा बनता है बाद में, वो शक राजा को खुद मतलब ध्रुव देवी का रूप धारण करके चला जाता है और शक राजा को मार देता है। बाद में ध्रुव देवी चंद्रगुप्त सेकंड के साथ ही शादी कर लेती है, चंद्रगुप्त सेकंड राजा बन जाता है। रामगुप्त का यही एविडेंस मिलता है। तो ये एक दो जगह इसका एविडेंस मिला है रामगुप्त के बारे में, पूरी तरह जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन क्वेश्चन यह, तांबे के सिक्के जो सबसे पहले चलाए वो रामगुप्त के समय में चलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल एक हूण राजा है, हूण सेनापति है, हूण राजा है। और हूणों के अटैक गुप्तों के समय में हुए हैं, जिसको स्कंदगुप्त ने बड़ी चालाकी से, बड़ी ताकत के साथ रोका था। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये चंद्रगुप्त सेकंड है। और ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है जो कुतुब मीनार के पास में एक पिलर लगा हुआ है लोहे का, लोह स्तंभ, जो बहुत ऐसे लोहे का बना हुआ है जिस पर आज भी हजारों साल बाद जंग नहीं लगा है। वो उस पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। तो वो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था और इसी चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि विक्रमादित्य के नाम से है। किस गुप्त शासक ने दक्षिण के 12 राजाओं, दक्षिण के 12 और उत्तर के 9, उत्तर के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था? और समुद्र को ही भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। हालांकि नेपोलियन तो युद्ध हारा भी था, उसका एंड भी कमजोर सिद्ध हुआ, लेकिन भारत का जो समुद्रगुप्त है ये हारा भी नहीं था, इसका अंत भी सही रहा था। लेकिन इसको वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम, सक्रोपम यानी कि सक्रो पर राज करने वाला कहा गया है? तो ये कहोम स्तंभ लेख है, उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु। और एक बात और याद रखने की है, जो मंदिर का जो कंसेप्ट है वो भी गुप्त काल से ही शुरू होता है, जबकि मूर्ति पूजा तो बहुत प्राचीन है, उसके एविडेंस तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं। लेकिन गुप्त काल में मंदिर का एविडेंस मिलता है और विष्णु सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता थे। दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ जो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, उस पर एक चंद्र शब्द लिखा हुआ है, तो वो 4वीं शताब्दी का है। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। और इसको हरिसेन ने लिखा है, हरिसेन समुद्रगुप्त का ही राजदरबारी कवि था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। जैसे पर्ण नाम का सिक्का मौर्य काल में था, ऐसी दिनार गुप्त काल में थी। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा है? कालिदास ने। कालिदास का कुमार संभव, ऋतु संग्राम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम से भी ये कालिदास के ही किताबें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? किसमें हुई? गुप्त युग में हुई। किसके द्वारा हुई? कुमार गुप्त के द्वारा हुई। किसने इसका विध्वंस किया? बख्तियार खिलजी ने किया। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/6 भाग या छठा भाग और कर के रूप में लिया जाता था। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? क्रम से पतन हो रहा था, तो वो गुप्त युग की पहचान है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? मंदिरों और ब्राह्मणों को जो जमीनें दान में दी गई वो गुप्त काल में दी गई, और उस भूमि को अग्रहार नाम दिया जाता था। अग्रहार। और भी कई सारे नाम थे।
किस वंश का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली स्थित लोह स्तंभ, जिसका भी जिक्र किया था कि चंद्र लिखा हुआ उस पर, कुतुब मीनार के बराबर में है वो, तो वो मेहरौली स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से बताते हैं कि उन्होंने बनवाया था। सर्व राजोच्छेता की उपाधि किसने ली? जो सर्व राजाओं पर बैठ गया हो, सारे राजा जीत लिए हो, वो चंद्रगुप्त ने, प्लस समुद्रगुप्त ने वो उपाधि धारण की, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने की। यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गुप्त संवत व शक संवत में कितना अंतर है? 241। अब यहां पर एक बात याद रखने की है, 319 में तो हमारा है गुप्त संवत और 78 एडी में हमारा 319 और 78 एडी। आप अगर दोनों ही एडी में, एडी का मतलब क्या, ईस्वी में, तो आप इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो इस सॉरी, मतलब ये भी एडी में, ये भी एडी में, तो 9 में से 8 गए, 1 बचा, और यहाँ आपका 10 में से 10 11 में से 4 7 गए, 4 बचे, और यहाँ बचे हमारे 200, तो 231 वर्ष आया। ये बात मैं आपको घटा के किस लिए दिखा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए 58 BC अर्थात जो विक्रम संवत था, और ये कहा जाए 78 AD जिसको शक संवत कहा जाता है, अगर इसका अंतर पूछे तो ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि एक BC में और एक AD में है, ये दोनों AD में है, तो इन दोनों को तो घटाया जाएगा, और इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7 5 12 13 136। ऑप्शन में 136 आए तो भी सही है, और ऑप्शन में 135 आए तो भी सही है। ये शक संवत का, विक्रम संवत का है, और ये आपका जो गुप्त संवत का और किसका, शक संवत का अंतर है। ये हमारा 241 वर्ष है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ, ये क्वेश्चन कई बार अभी डिस्कस किया। लोह स्तंभ जो बनाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था। अगर क्वेश्चन यह है कि किस वंश ने बनाया था, तो इसका आंसर क्या हुआ? गुप्त शासक। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी आपने। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? अब देखो जी, जो चंद्रगुप्त सेकंड है, जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसका बेटा है समुद्रगुप्त। अब यहां समझने की बात यह है, तो जो चंद्रगुप्त है, जो उसकी पत्नी है कुमार देवी, वो लिच्छवी राजवंश की है, और लिच्छवी राजवंश की है, तो ये एक तरीके से लिच्छवियों का भांजा या देवता हुआ, यानी कि नाती। तो इस वजह से इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मां थी वो लिच्छवी राजवंश की थी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? जब हुनों ने रोम पर आक्रमण किया तो यहां से उसका व्यापार खत्म हो गया। हालांकि यहां पर भी किया था, लेकिन यहां पर ये कामयाब नहीं हुए थे। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? देखो, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सिक्के जो मतलब मात्रा में ज्यादा पाए गए हैं वो गुप्त काल के पाए गए हैं, लेकिन वो ये सिक्के इतने शुद्ध नहीं पाए गए। शुद्ध सिक्के कुषाणों के काल के थे। प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो क्या आंसर हुआ भाई इसका? समुद्रगुप्त। ये प्रयागराज या प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का। प्रयागराज प्रशस्ति जो थी, स्तंभ शिलालेख है, इसका जो राइटर है वो हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? अब देखो, फाहियान किसके में रट लेना है इसको? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। अगर ह्वेनसांग वो हर्षवर्धन के काल में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की जो किताब है ये विष्णु शर्मा ने ओरिजिनल रूप से लिखी है। इसमें मंत्र बताएं राजा को, 5 तंत्र बताएं, तो विष्णु शर्मा की है। मेघदूत या मेघदूतम कालिदास की है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था?
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। वारामिहिर कौन है? वारामिहिर एक प्राचीन खगोलविद और एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये भी गुप्त काल में निर्मित की। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़िए और ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक